गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्टस रियस देखा था और उसके फर्दरेंस में हमने बात किया था कि इंजरी देखेंगे, बट अभी मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, कॉमन इंटेंशन। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इंजरी हम बाद में देखेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो कॉमन इंटेंशन को देखने से पहले हम जॉइंट लाइबिलिटी की बात करते हैं, बिकॉज इसी के अंडर ही जो है कॉमन इंटेंशन और या कॉमन ऑब्जेक्ट दो चीज आती है। तो जॉइंट लाइबिलिटी होती क्या है? जॉइंट लाइबिलिटी टर्म से हमें समझ में आ रहा है कि जॉइंटली लाइबल होगा। ठीक है, अगर सेवरल पर्सन्स, ठीक है, मिलके कोई एक्ट कमिट करते हैं, इलीगल एक्ट प्रोहिबिटेड बाय तो वो सेवरल पर्सन्स जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? जॉइंटली लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए, उस इलीगल एक्ट के लिए। ये सेवरल पर्सन्स जो होंगे वो जॉइंटली लाइबल होंगे। यही जॉइंट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कहता है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखेंगे कि अगर सेवरल पर्सन्स ने ऑफेंस किया तो मुश्किल हो जाता है ये डिस्टिंग्विश करना कि इंडिविजुअल मेंबर्स जो थे उस ग्रुप के किसने क्या किया होगा। ठीक है, अगर मान लो सेवरल पर्सन्स यानी ए बी सी डी ई सेवरल पर्सन्स हैं, इन लोगों ने मिलके क्या किया? इन लोगों ने मिलके एक एक्ट किया। अब इलीगल एक्ट किया और ये इलीगल एक्ट इन सब ने मिलके किया। ठीक है, तो ये सब जॉइंटली लाइबल होंगे। तो मुश्किल कहां आ रही थी? मुश्किल ये आ रही थी कि ये डिस्टिंग्विश करना, सबके इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आ रही थी कि किसको किस चीज के लिए लाइबल ठहराया जाए। अब इसमें क्या पता बी ने कुछ ज्यादा हीनियसली किया हो, सी ने थोड़ा कम किया हो, इन्वॉल्वमेंट कम हो किसी ना किसी का, ठीक है, इस ग्रुप में। तो यही चीज प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी में बताया गया कि it becomes difficult to distinguish between criminal act of individual members of a group. So therefore, to deter people from committing offense in group and to protect the prosecution from the difficult task of proving specific actus reus, इन सबका स्पेसिफिक एक्टस रियस प्रूफ करना। अब बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन पे ही होता है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है। तो प्रोसिक्यूशन को मुश्किल ना हो इन सबका सेपरेटली एक्ट यानी सेपरेट एक्टस रियस, सबका स्पेसिफिक एक्टस रियस प्रूफ करने में प्रोसिक्यूशन को क्या हो? मुश्किल ना हो। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी को रखा गया। और जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है कि ईच पर्सन, ठीक है, ईच पर्सन यानी सेवरल पर्सन्स इन्वॉल्व इन एन इलीगल एक्ट विल बी वाइकेरियसली लाइबल फॉर देयर एक्ट। ठीक है, विल बी वाइकेरियसली लाइबल फॉर देयर एक्ट। अब इसी का जो एग्जाम्पल है, जॉइंट लाइबिलिटी का ही एग्जाम्पल है कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल असेंबली, ये सारी चीजें, या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब हम चैप्टर 5A में देखेंगे, सेक्शन 120A और 120B। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसको मैं आगे जो है समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम्पल है एक जॉइंट लाइबिलिटी का। किसका एग्जाम्पल है? जॉइंट लाइबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। तो इसी के मान लो एक पहला एग्जाम्पल है इसका कॉमन इंटेंशन, उसी कॉमन इंटेंशन को आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर कॉमन इंटेंशन से, सेक्शन 34 to 38।
सेक्शन 34 टू 38। तो सेक्शन 34 क्या कहता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जाने कि सेक्शन 34 जो है जो कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात करता है। यानी कि कोई एक्ट हुआ है और वो एक्ट इलीगल होगा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, और वो एक्ट जो है वो सेवरल पर्सन्स के द्वारा होगा, यानी कि सेवरल पर्सन्स उस एक्ट को करने के लिए इन्वॉल्व रहेंगे, और उसके किसके फर्दरेंस में वो एक्ट होगा, कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में होगा, यानी कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड यहां पे होगा। अब देखते हैं कि सेक्शन 34 तो हम जानते हैं एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, जॉइंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है। तो सेक्शन 34 के लिए जो सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन 34 को हम स्प्लिट करके देखेंगे पॉइंट्स में कि सेक्शन 34 क्या कह रहा है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, सबसे पहला क्या हो गया, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, यानी कि एक चीज हमें समझ में आए कि कोई क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है, कोई इलीगल एक्ट होना बहुत जरूरी है। इसी से आपसे इसी सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स भी आप इसी चीज से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एसेंशियल एलिमेंट्स अलग से पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो सबसे पहला हमने देखा व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन, यानी कि क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है, और वो एक्ट जो है किसके द्वारा होना चाहिए, तो बाई सेवरल पर्सन्स। तो ये क्रिमिनल एक्ट कौन करेगा, बाई सेवरल पर्सन्स, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, शॉर्ट फॉर्म यूज करो, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि इंटेंशन क्या है, वो कॉमन है, सेवरल पर्सन जो है इसमें सबका इंटेंशन जो है वो कॉमन है, सेम है। ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। ईच ऑफ देम, यानी कि सच पर्सन्स will be liable for that act, in the same manner as if it were done by him alone। तो ये रीड करके ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कॉमन इंटेंशन क्या है। तो सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल एक्ट हो और वो सेवरल पर्सन्स करें उस क्रिमिनल एक्ट को, और किसके फर्दरेंस में करें, तो कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, उन सेवरल पर्सन्स का क्या होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। उसके बाद क्या आया, उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ही जो एक्ट होना चाहिए, और जो इस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ही क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। तो अगर वो एक्ट हुआ, ठीक है, अगर वो एक्ट हुआ तो ईच एंड एवरी पर्सन जो होंगे ग्रुप के, जो कि सेवरल पर्सन्स होंगे, वो सेम मैनर में पनिश किए जाएंगे, सेम मैनर में ही मान लिया जाएगा कि वो एक्ट अलोन उनके द्वारा ही किया गया है, यानी कि सेवरल पर्सन जो होंगे वो जॉइंटली लायबल होंगे, ठीक है, उन्हें जॉइंटली लायबल ठहराया जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ। अब
इसके इस सेक्शन को रखने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था? इस सेक्शन को रखने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था? तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो ये था कि डेटरेंस फैलाने की, डेटरेंट थ्योरी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो डेटरेंस फैलाने के लिए था कि टू क्रिएट डेटरेंस अमंग्स द पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस जॉइंटली, यानी कि लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि अगर हम मिल के एक्ट करेंगे, जॉइंटली एक्ट करेंगे, तो लाइबिलिटी जो होगी वो डिसाइड करने में बहुत मुश्किल होगा, तो हो सकता है हम बच भी जाएं, ठीक है। अगर सिंगल आदमी कोई एक्ट करता है तो वहां पे बचने की चांसेस कम रहते हैं। वहीं अगर कोई ग्रुप कोई काम कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, तो वहां पे मैंने बताया था ना कि स्पेसिफिक एक्टस रियस जो होगा इंडिविजुअल मेंबर का, वो प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। प्रोसिक्यूशन जो होता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि स्पेसिफिक एक्टस रियस जो हो इंडिविजुअल मेंबर्स का, वो प्रूफ करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पहला तो हो गया कि टू क्रिएट डेटरेंस अमंग्स द पर्सन हु कमिट्स एनी ऑफेंस जॉइंटली। सेकेंड ऑब्जेक्ट ये देख, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो प्रोसिक्यूशन को फैसिलिटेट करने के लिए ये सेक्शन रखा गया। किस चीज में फैसिलिटेट करने के लिए? तो मैंने बताया कि स्पेसिफिक एक्टस रियस प्रूव ना करना पड़े इंडिविजुअल मेंबर का, जैसे कि ए बी सी डी ई अगर मिल के क्राइम करते हैं, ठीक है, कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो इंडिविजुअली उनका स्पेसिफिक एक्टस रियस यानी स्पेसिफिक एक्ट ना प्रूव करना पड़े कि इसने क्या किया, इसने क्या किया और इसने क्या किया, इसने अलग अलग ना प्रूव करना पड़े। तो इससे प्रोसिक्यूशन को एक तरीके की फैसिलिटी मिल रही है, फैसिलिटेट हो रहा है प्रोसिक्यूशन, उसके लिए इजी हो रहा है, ठीक है। यहां पे जॉइंटली लाइबल ठहरा दिया जाता है। उसके बाद एक कॉमन बिलीफ जो है, जो मैंने बताया कि मोर द पीपल लेस द गिल्ट, कि अगर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे किसी क्रिमिनल एक्ट में तो ये प्रूफ करना यानी लाइबिलिटी प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कॉमन बिलीफ लोगों में फैला हुआ है कि मोर द पीपल लेस द गिल्ट, इसको भी गलत प्रूफ करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट था, इस सेक्शन को रखने के पीछे ऑब्जेक्ट था। अब जो है एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं सेक्शन 34 का। एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल तो वहीं से निकल आया कि क्रिमिनल एक्ट होना बहुत जरूरी है। क्रिमिनल एक्ट होगा तभी तो पनिश करेंगे, और एक्ट में हमेशा याद रखिएगा सेक्शन 32 एंड 33, ठीक है, दोनों अगर देखें तो एक्ट डिफाइन है वहां पे, ठीक है। तो टर्म एक्ट जो होगा उसमें हमेशा इंक्लूड रहेगा ओमिशन भी, ठीक है। तो कोई क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है सबसे पहला, और वो एक्ट ऐसा होना चाहिए, अगर क्रिमिनल एक्ट है तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा, प्रोहिबिटेड या फिर पनिश्ड बाय लॉ होगा। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट अगर हम देखें तो सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट जो होगा वो एक्ट जो होगा वो मोर देन वन पर्सन होना चाहिए, मोर देन वन पर्सन, यानी एक पर्सन जो होगा वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल नहीं होगा। कॉमन इंटेंशन कम से कम दो, ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो मोर देन वन पर्सन होना चाहिए, यानी सेवरल पर्संस की बात हमने की थी वहां पे। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट अगर हम देखें, अभी थर्ड एसेंशियल एलिमेंट रुकते हैं, इसके मोर देन वन पर्सन जो है उसमें केस लॉज आएंगे कुछ, ठीक है, जिनकी फाइंडिंग सेम है। तो मैं केस लॉज लिख रहा हूं, कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस 1963 का है। उसके बाद मैना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आता है। मैना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1976 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। यूजुअली आप देखेंगे मैं केस लॉज अगर लिखूंगा तो वो सुप्रीम कोर्ट्स के ही केस लॉज लिखूंगा, क्योंकि ताकि आप उसे अपने आंसर्स में लिख सके। हाई कोर्ट के केस लॉज जो होंगे वो बहुत कम यूज किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज होंगे वो ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, तो दो केस लॉज आएंगे। इन दो केस लॉज की जो फाइंडिंग थी वो देखते हैं। Where more than one person are charged to have committed an offence conjointly in furtherance of common intention of all, and some of them are acquitted, but more than one are convicted. जहां पे conjointly act किया गया हो, conjointly act यानी जॉइंट लाइबिलिटी वाली बात ही है। जॉइंटली एक्ट किया गया हो सेवरल मोर देन वन पर्सन के द्वारा, और उसमें क्या हुआ हो, मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे ए बी सी और डी थे, जिसमें कि ए और बी का जो था वो एक्विटल हो गया, यानी कि उन्हें एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो क्या सी और डी को भी छोड़ दिया जाएगा? ए और बी का एक्विटल हो गया और इन दोनों का कन्विक्शन हो गया, तो इन दोनों को छोड़ दिया गया, तो क्या इसका मतलब इन दोनों को भी छोड़ दिया जाएगा? नहीं, इन दोनों का जो कन्विक्शन होगा वो जस्टिफाइड होगा सेक्शन 34 में। यही इस केस लॉज की फाइंडिंग कहती है। बट एक और एग्जांपल देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। बट मान लो ए था, बी था, सी था, डी था और ई था, इन चारों का एक्विटल हो गया। क्या हो गया? इन चारों का एक्विटल हो गया। तो क्या अब ई जो होगा वो अलोन कन्विक्ट हो सकता है? उसे अकेले कन्विक्ट किया जा सकता है? तो ये हुआ कि अगर मान लो ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये 5 लोग थे, इन लोगों ने मिलके क्या किया, एक मार्ट में चोरी की, और उस मार्ट में चोरी की तो जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आया, उस फुटेज में ई का जो चेहरा था वो एकदम अच्छे से दिखाई दे दिया, या ई जो था उसको पहचान लिया गया। और इन चारों की जो आइडेंटिटी थी वो क्या हुई, अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई, या फिर ये अननोन पर्सन माने गए। ये तो पता चल गया कि 5 लोगों ने मिलकर चोरी की थी, बट ई जो था वहां पे उस सीसीटीवी फुटेज में उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई, बट और 4 लोगों की जो आइडेंटिटी है वो अनडिस्क्लोज थी, यानी कि अननोन पर्सन थे। तो यहां पे क्या ई को लायबल किया जाएगा तब उस मामले में? तो यही जो है इस केस की फाइंडिंग आई कि हां किया जाएगा। ई को लायबल ठहराया जाएगा उस मामले में, अगर और जो ऑफेंडर्स हैं यानी कि और जो अक्यूज्ड हैं वो उनकी आइडेंटिटी जो है वो अननोन है, ठीक है, उनको अभी मालूम नहीं चला है कि वो, या फिर उनका जो फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज आया, वो क्लियर नहीं है कि वो और 4 लोग कौन थे, बट ई का जो फुटेज था वो एकदम क्लियर था, तो इसे अकेले कन्विक्ट किया जा सकता है। तो ये हुआ कि हाँ किया जा सकता है। अब तीसरा एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं। तो
तो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या था? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में वो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। इस सेक्शन में आने के लिए फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में होना बहुत जरूरी है। इसी में एक केस आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जसदीप सिंह जस्सी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2022 का केस है ये, ठीक है। और इस केस में हेल्ड क्या हुआ कि मेयर कॉमन इंटेंशन पर से विल नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 34 विदाउट एन एक्शन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मेयर कॉमन इंटेंशन पर से, अकेले कॉमन इंटेंशन ही होना, ठीक है, कोई क्रिमिनल एक्ट ही नहीं हुआ, केवल कॉमन इंटेंशन हुआ, प्री मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, बट उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मेयर कॉमन इंटेंशन पर से जो होगा वो अट्रैक्ट नहीं करेगा सेक्शन 34 को। मेयर कॉमन इंटेंशन पर से विल नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 34 अनलेस एंड अंटिल देयर मस्ट बी एन एक्शन इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन। यही चीज जो है उस जसदीप सिंह जस्सी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में हेल्ड हुआ था। तो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट भी क्लियर हो गया। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कोई एक्ट होना चाहिए। अब चौथा आएगा कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या हो गया? प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए। और वो प्री अरेंज प्लान उन सेवरल पर्संस के बीच में होना चाहिए। चौथा एसेंशियल एलिमेंट क्या आया? प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, पहले से प्लान किया गया था, तब जाके कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है तो कॉमन इंटेंशन की बात ही नहीं होगी। नहीं सॉरी, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड तो होना जरूरी है। अब इसमें एक चीज देखेंगे हम लोग कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस भी जो होगा वहां पे भी कॉमन इंटेंशन ओरिजिनेट हो सकता है। मान लो पहले से प्लान नहीं किया था, ए बी सी डी कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, अभी किए नहीं है, बिफोर कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, एट द मोमेंट ही, ठीक है, अभी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, वो चारों गए और ई दिख गया, ठीक है, तो एट द मोमेंट ही कॉमन इंटेंशन ओरिजिनेट हो गया कि चलो इसे मार देते हैं, ठीक है। तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड तो होना जरूरी है, प्री अरेंज प्लान भी होना जरूरी है, सेम थिंग, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड या फिर प्री अरेंज प्लान। बट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, बिफोर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी ऑफेंस कमिट होने से पहले भी, एट द मोमेंट भी, यानी क्राइम सीन पे भी सेवरल पर्सन जो है वहां पे कॉमन इंटेंशन ओरिजिनेट हो सकता है। बस यही चीज में बता रहे हैं। अब फिफ्थ जो एसेंशियल एलिमेंट है वो, इसको मिटा रहा हूं मैं, दो और एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पांचवा एसेंशियल एलिमेंट क्या है? पार्टिसिपेशन इन सेम मैनर एज वाज डिसाइडेड इन प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग पार्टिसिपेशन इन सेम मैनर, यानी कि जो प्री प्लान हुआ है
जो प्री प्लानिंग किया था उन सेवरल पर्सन्स ने, वो प्री प्लानिंग के ही मैनर में, उसी जैसे प्लानिंग किया कि इस तरीके से ये चीज कमिट करेंगे, ऐसा क्राइम कमिट करेंगे, तो सेम मैनर में ही पार्टिसिपेट करना है। इसको ये काम दिया, इसको वो काम दिया, ठीक है, ए को बी को कोई और काम दिया, सी को कहा कि तुम ये चीजें, तुम कुछ और हथियार इकट्ठा करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तो सबका काम दिया, तो पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए वो सेम मैनर में होना चाहिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट क्या होगा? फिजिकल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अब इस फिजिकल प्रेजेंस में एक एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक केस है, ठीक है, उन्होंने उसमें फाइंडिंग दी है, काफी अच्छी फाइंडिंग है। तुकाराम गणपत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1974 सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर को आप पढ़िएगा, वेरी मच इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है, उनको फॉलो करिए और उनके केस लॉस को देखिए कि किस तरीके से उन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम को एक नया डायरेक्शन दिया, ठीक है। इंडियन लीगल सिस्टम जो कि काफी चीजों से परेशान था, ठीक है, उनको एक सही डायरेक्शन दिया ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर ने। उनकी फाइंडिंग्स पढ़िए, उनके केस लॉस देखेंगे तो काफी इंप्रेस होंगे आप। तो फिजिकल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ ऑफेंस होना जरूरी है, ये तो जनरल रूल है। अब इसका एक एक्सेप्शन आ गया कि ह्यूमन बॉडी फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट नेसेसरी। इफ ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अगर कोई, सॉरी, इस केस की फाइंडिंग जो थी वो ये थी कि अगर कोई ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी होता है तो उस मामले में फिजिकल अपीयरेंस जो है वो अक्यूज का होना जरूरी नहीं है। क्या पता अक्यूज फोन पे ही जो है डील कर रहा हो, फोन पे किसी शार्प शूटर को रखा हो या फिर किसी को पैसे दिया हो ये क्राइम कमिट करने के लिए, तो वो भी तो इक्वली लायबल है। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है यहाँ पे नेसेसरी नहीं बताया गया ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में, कि एक्चुअल प्लेस ऑफ ऑफेंस जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, जनरल रूल तो है फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, बट ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, एक्चुअल प्लेस ऑफ ऑफेंस, वहां पे अक्यूज का होना जरूरी नहीं है। ये किस केस में आया था? तुकाराम गणपत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1974 सुप्रीम कोर्ट। अब नेक्स्ट हम लोग आगे अगले लेक्चर में देखेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर कॉमन इंटेंशन के कुछ और सेक्शंस रह गए हैं, जैसे 35, 36, 37 एंड 38। थैंक यू सो मच। आई होप आपको कॉमन इंटेंशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।